नमस्ते साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल डस्क एंड ड्रीम्स पर। यह चैनल आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इस चैनल को बनाने का मकसद है कि आपको नई नई कहानी सुनने को मिले, जिससे मन को सुकून मिले और नींद मीठी मीठी आए। दिन भर आप सब काम में लगे रहते हो, कोई खेत खलिहान में, कोई दफ्तर में, कोई घर गृहस्थी में और कोई बस जिंदगी की भागदौड़ में। इतना सब करने के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हो तो नींद आंखों से रूठ जाती है। दिमाग में पुराने झगड़े घूमते रहते हैं, कल की फिक्र सताती है या फिर अधूरे सपनों का बोझ दबाता है। बस यही सोचकर हमने ये चैनल शुरू किया। यहां हम रोज आपको कहानियां सुनाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाए, मन हल्का लगे और नींद आराम से आ जाए। क्या कभी सोचा है कोई गुंडा पैदा ही क्यों होता है? क्या वो सच में बुरा होता है या फिर बुराई समाज उसे बना देता है? आज की कहानी उसी सच को उजागर करेगी। अगर हमारी कहानियां सुनकर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुंचे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गई। किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए ये भी बताइए, और किस जगह से कहानी सुन रहे हैं यह भी बताइए। मैं अगली कहानी में आपका नाम जरूर मेंशन करूंगा। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं कि रोज हम आपके लिए कुछ नया लाएं। आज हम आपको लेके चलेंगे गांव की बरसात की रात में, जो आपके दिल को छू जाएगी। बस आप कहानी में खुद की कल्पना करिए और सुकून से कहानी में डूब जाइए। तो अब आप आराम से लेट जाइए, चादर ओढ़ लीजिए, तकिया ठीक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। सोचिए कि सारी थकान बाहर निकल रही है, सारे बोझ और चिंता हवा में उड़ रही है। अब बस आप हैं और हमारी आवाज है। तो चलिए, अब धीरे धीरे नींद आपकी पलकों पर उतरने लगेगी, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, दिल में सुकून फैल जाएगा और आप तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। तो ये बात है उस समय की, जब भारत में जमींदार और धनी लोगों का दबदबा हुआ करता था। जिस समाज का हाल इतना बिगड़ा हुआ था, उसी के एक कोने में मिट्टी और फूस की झोपड़ी में उस बच्चे का जन्म हुआ। माँ का चेहरा थका हुआ, शरीर कमजोर और पेट खाली। पिता खेतों में दिन रात पसीना बहाता, मगर फिर भी घर में 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं होती। यही बच्चा बड़ा होकर सबके लिए गुंडा किमलम कहलाया। जन्म के समय किसी ने उसे दुआएं नहीं दी, न ही कोई खुशियां मनाई। गांव में जब अमीर घरों में बच्चे पैदा होते थे तो ढोल नगाड़े बजते, मिठाई बांटती। लेकिन उसकी मां के यहां तो लोग कहते, अरे एक और पेट पालने को आ गया, भगवान जाने कैसे गुजारा होगा। बचपन से ही उसका जीवन संघर्ष में डूबा रहा। मां अपने आंचल से उसे दूध पिलाना चाहती, पर खुद भूखी रहने के कारण दूध की बूंदें भी सूख चुकी थीं। बच्चा रात भर रोता और मां उसे चुप कराने के लिए बस थपकियां देती। धीरे धीरे जब वह बड़ा होने लगा तो गरीबी और भेदभाव उसके चारों ओर दीवार की तरह खड़ी ही सीम नाम मोह नहीं होगी। दूसरे बच्चे जब खेतों के मेले में झूले झूलते और गुड़ की रेवड़ियां खाते, वह दूर खड़ा होकर उन्हें ताकता। उसकी जेब में कभी पैसा नहीं होता। कई बार भूख इतनी सताती कि वह बच्चों के फेंके हुए टुकड़े उठाकर खा लेता। गांव के बच्चे उसे चिढ़ाते, अरे तू तो भिखमंगा है, तेरे बाप के पास क्या है, न जमीन न बैल। इन तानों ने उसके दिल में छोटे छोटे जख्म कर दिए, जो वक्त के साथ गहरे होते गए। पढ़ाई की बात तो दूर थी, स्कूल में मास्टर जी फीस मांगते,
किताबें मांगते। उसके पास तो फटी हुई कमीज तक नहीं थी। वो स्कूल के बाहर खड़ा होकर बच्चों को पढ़ते देखता और मन ही मन सोचता, काश मैं भी पढ़ पाता, मगर गरीबी ने उस ख्वाहिश को पूरा होने से पहले ही कुचल दिया। पिता ने कई बार कोशिश की कि वह खेतों में थोड़ा बहुत काम सीख ले, लेकिन खेत भी कहाँ उसके थे। छोटा किसान था, जमींदार का गुलाम बनकर काम करता। खेत में जो फसल उगती उसका बड़ा हिस्सा जमींदार ले जाता। बचा खुचा अनाज ही घर आता और वही भी कई बार कर्ज चुकाने में चला जाता। बच्चा समझने लगा कि मेहनत करने वाले का हक भी उसे नहीं मिलता। एक घटना ने तो उसके दिल पर गहरी चोट कर दी। एक बार वह भूख से बेहाल होकर गांव के साहूकार के दरवाजे पर चला गया। हाथ जोड़कर बोला, बाबा थोड़ा अनाज दे दो, मां भूखी है। साहूकार ने गुस्से से लाठी उठाई और चिल्लाया, भाग यहां से, चोरी करने आया है क्या? और फिर बिना रहम किए उसे मारकर भगा दिया। उस दिन वह बच्चा पहली बार रोते रोते सोचने लगा, क्या गरीब का बच्चा इंसान नहीं होता? क्या हमारे हिस्से में सिर्फ भूख और गालियां ही हैं? धीरे धीरे उसमें गुस्सा पनपने लगा। अब वह छोटे मोटे काम करके भी जी नहीं भर पाता। मन करता कि उन अमीर बच्चों से हिसाब चुकता करे जिन्होंने हमेशा उसे नीचा दिखाया। बचपन की मासूमियत कहीं गुम होती जा रही थी। उसकी आंखों में अब डर की जगह जिद और विद्रोह झलकने लगा। जब बाकी बच्चे खिलौनों से खेलते, वह अकेले बैठकर सोचता, एक दिन मैं भी इनसे बराबरी करूंगा, चाहे जैसा रास्ता क्यों न चुनना पड़े। मां अक्सर उसे समझाती, बेटा गुस्से में मत आ, हम गरीब हैं, यही हमारी तकदीर है। लेकिन उसका दिल अब मानने को तैयार नहीं था। वह बार बार सोचता, अगर गरीब होना गुनाह है तो मैं ये गुनाह खुलकर करूंगा। समाज की बेरुखी, भूख, तिरस्कार और गरीबी, यही उसकी बचपन की किताबें थीं। उसने इन्हीं से सबक लिया। यही सबक आगे चलकर उसकी जिंदगी की दिशा तय करने वाले थे। उसका बचपन मिट्टी और धूल में गुजरा, लेकिन उसके दिल में धीरे धीरे आग जलने लगी थी, और यह आग एक दिन पूरी तरह भड़कने वाली थी। बचपन तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन जैसे ही वह थोड़ा बड़ा हुआ, उसके सामने जिंदगी का असली रंग खुलने लगा। अब तक वह भूख और तानों को झेलता रहा था, पर अब समय था जब उसे पहली बार अन्याय की मार सीधे अपने ऊपर झेलनी पड़ी। गांव में उसकी उम्र के लड़के लड़कियां खेलते, खेतों में हल्का फुल्का काम सीखते और कुछ पढ़ाई भी करते, मगर उसका हाल अलग था। उसके पिता दिन रात खटते खटते कमजोर पड़ गए। अब घर की जिम्मेदारी भी धीरे धीरे उसी पर आ रही थी। मां कहती, बेटा तू बड़ा हो गया है, कुछ कमाई कर ले ताकि घर का चूल्हा जहां नहीं जल सके। यह सुनकर उसके मन में बेचैनी बढ़ती। कमाई कहां से लाए? जमीन तो थी नहीं और साहूकार काम देने से पहले गालियां देता। फिर भी वह हिम्मत करके काम की तलाश में गांव के चौपाल गया। वहां अमीर लोग बैठे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मालिक मुझे खेत में काम पर रख लो, मैं मेहनत करूंगा। पर वहां बैठे जमींदार ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और हंस पड़ा। तेरे जैसे दुबले पतले का क्या भरोसा, काम करेगा या बोझ बनेगा। बाकी लोग भी ठहाके लगाने लगे। उसका चेहरा लाल हो गया, लेकिन उसने चुपचाप सिर झुका लिया। अगले दिन किसी तरह उसे एक किसान के खेत में काम मिल गया। पूरा दिन धूप में खटता रहा, मिट्टी खोदता रहा। शाम को जब मजदूरी मांगी तो किसान ने टाल दिया। आज नहीं, कल आना। वह कल गया तो बोला, अरे तेरा काम तो अधूरा था, तुझे पैसे किस बात के दूं? और उसे भगा दिया। यह थी उसकी पहली ठगी। मेहनत की थी उसने,
पसीना बहाया था पर हाथ खाली रह गए। घर लौटा तो मां की आंखों में उम्मीद थी कुछ पैसे लाया होगा, लेकिन जब उसने सच बताया तो मां का चेहरा बुझ गया। उस दिन उसने महसूस किया कि गरीब आदमी की मेहनत की कोई कीमत नहीं। यहीं से उसके अंदर कड़वाहट गहराने लगी। कुछ दिन बाद गांव में एक विवाद हुआ। अमीर जमींदार का बैल गरीब किसान की फसल खा गया। किसान ने विरोध किया तो उसे पीट दिया गया। मामला पंचायत में पहुंचा। पंचायत के चौधरी भी अमीरों के साथ थे। उन्होंने गरीब किसान को ही दोषी ठहरा दिया। वह बच्चा अब जवान होने की कगार पर भी वहां खड़ा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि किस तरह सच को झूठ में बदल दिया गया। गरीब किसान रोता रहा, गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन उसकी एक नहीं सुनी गई। अंत में वही किसान दोषी करार दिया गया और ऊपर से जुर्माना भी भरना पड़ा। उसके दिल में सवाल उठा, अगर पंचायत भी अमीरों की है तो गरीब कहां जाए, इंसाफ कहां मिलेगा? उस दिन से उसे यकीन हो गया कि यह समाज गरीबों का साथ नहीं देगा। घर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। पिता बीमार पड़ गए। दवा के लिए पैसे नहीं थे। मां ने गहनों की बात की तो हंसी आ गई। गहने कहां थे? झोपड़ी में तो बर्तन भी गिनती के थे। भूख इतनी बढ़ी कि कई बार उसे चोरी का ख्याल आने लगा। एक दिन सचमुच मजबूरी में उसने साहूकार की दुकान से एक मुट्ठी चना उठा लिया, लेकिन किस्मत खराब थी, पकड़ा गया। साहूकार ने पूरे गांव के सामने उसे पकड़कर डंडे से पीटा और चिल्लाकर कहा, देखो ये पैदा ही चोर है, यही निकम्मा कल को डाका डालेगा। गांव वाले तमाशा देखते रहे, किसी ने उसकी तरफदारी नहीं की। उस दिन उसकी आत्मा बुरी तरह टूट गई। उसने महसूस किया कि समाज ने उसे पहले ही गुंडा मान लिया है, चाहे वह कुछ करे या न करे। मार खाने के बाद जब वह घर लौटा तो मां ने उसके जख्म धोए और रो पड़ी, मगर उसके आंसुओं ने अब असर करना बंद कर दिया था। वह चुपचाप बैठा रहा और मन ही मन कसम खाई, अब मैं वही बनूंगा जो ये लोग मुझे कहते हैं। अगर मुझे गुंडा समझते हैं तो गुंडा ही सही, कम से कम मैं इनसे हिसाब बराबर करूंगा। उसकी आंखों में अब मासूमियत की जगह गुस्सा उतर आया था। समय बीता, वह जवान होने लगा। उसने देखा कि अमीरों के बेटे अच्छे कपड़े पहनकर घोड़ों पर सवारी करते, नाच गाने की महफिल सजाते, वहीं गरीब लड़के खेतों में खटते, भूख से झुके हुए। एक बार गांव के मेले में अमीर जमींदार का बेटा एक गरीब बच्ची को जबरन छेड़ने लगा। वह भीड़ में खड़ा देख रहा था। खून खौल उठा। वह आगे बढ़ा और उस अमीर बेटे का हाथ पकड़ लिया। अमीर लड़का चिल्लाया, तू कौन होता है बीच में बोलने वाला? और धक्का देकर उसे गिरा दिया। भीड़ देखती रही, कोई आवाज न उठी। अमीर के बेटे ने उसे गालियां दी और धमकी दी, याद रख, तूने हमारा अपमान किया है, अब तेरा जीना मुश्किल होगा। उस रात उसने पहली बार महसूस किया कि अन्याय का सामना सिर्फ शब्दों से नहीं किया जा सकता। अगर बराबरी करनी है तो ताकत चाहिए। इन घटनाओं ने उसकी सोच पूरी तरह बदल दी। पहले वह मेहनत और ईमानदारी से जीना चाहता था, अब वह मान चुका था कि मेहनत से इंसाफ नहीं मिलेगा। अगर इंसाफ चाहिए तो जबरदस्ती छीनना पड़ेगा। उसे याद आया कि कैसे लोग उसे बार बार चोर और गुंडा कहते थे। उसने ठान लिया कि अब वह सच में वही बनेगा। लेकिन यह उसकी मजबूरी थी, उसकी चाहत नहीं। उसका पहला अपराध दरअसल समाज का दिया हुआ तोहफा था। अन्याय की पहली चोट उसके दिल में गहरी उतर चुकी थी। अब वो वैसा मासूम बच्चा नहीं रहा था जो चुपचाप ताने और मार खाकर सह ले। उसके भीतर एक आग जल चुकी थी और इस आग ने उसे समाज की गलियों और कूचों की तरफ ढकेल दिया। गांव की मिट्टी
खेतों की मेड़ और चौपाल की भीड़ अब उसे अपनी नहीं लगती थी। उसने महसूस किया कि यहां सिर्फ वही टिक सकता है जिसके पास ताकत है, पैसा है या फिर कोई बड़ा सहारा है। गरीब आदमी की तो कोई सुनवाई ही नहीं। इसी सोच ने उसे उन गलियों में पहुंचा दिया जहां समाज के किनारे पर जीने वाले लोग रहते थे। शहर के बाहरी हिस्से में तंग गली कूचे थे, टूटे फूटे मकान, मैले कुचैले बच्चे और काम धंधे से वंचित लोग। यहां हर इंसान अपने तरीके से जीने की जद्दोजहद कर रहा था। कोई रिक्शा खींचता, कोई मजदूरी करता, तो कोई छोटा मोटा चोरी चकारी कर पेट भरता। वह भी इन्हीं के बीच पहुंच गया। पहले तो अजनबी था, मगर धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि असली जिंदगी यहीं चलती है। गली कूचों में रहने वाले लोग सीधे थे, लेकिन हालात ने उन्हें कठोर बना दिया था। उन्हीं गलियों में उसकी मुलाकात कुछ लड़कों से हुई। ये लड़के भी उसी की तरह थे, समाज ने ठुकराए हुए। कोई अनाथ था, कोई घर से निकाला गया था, तो कोई भूख से परेशान होकर चोरी करने लगा था। सबकी कहानी अलग, मगर दर्द एक जैसा। वो उनके साथ बैठने लगा। शुरू शुरू में बस बातें करता, लेकिन जल्द ही उनका तरीका अपनाने लगा। अगर किसी दुकान पर मालिक नजर फेरता तो चुपके से एक दो चीजें उठा लेना। अगर सड़क पर कोई अमीर बेपरवाह खड़ा हो तो जेब पर हाथ साफ कर देना। पहली बार ऐसा करने पर उसके दिल में डर था, लेकिन जब उसने देखा कि चोरी से मिले पैसों से घर में खाना आया, मां ने पेट भरा, तो उसका डर मिट गया। अब उसे लगा अगर यही रास्ता है तो यही सही। गली कूचों में दिन रात अजीब सा शोर गूंजता। बच्चे रोते, औरतें झगड़ती, मर्द शराब के नशे में गालियां बकते। लेकिन इसी गंदगी और शोर में उसने जीना सीख लिया। वक्त बीता और उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे पहचानने लगे कि यह वही लड़का है जो काम से नहीं बल से जीता है। धीरे धीरे लड़ाई झगड़े भी उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए। अगर कोई उसे नीचा दिखाए तो वह चुप नहीं रहता। उसके हाथ तेज और दिल में गुस्सा भरा रहता। एक दिन गली में एक अमीर आदमी की गाड़ी आकर रुकी। वह आदमी किसी गरीब की जमीन हड़पने आया था। उसने खुलेआम कहा, यह जमीन अब मेरी है, जो करना है कर लो। लोग डर से चुप रहे, लेकिन वह आगे बढ़ा और बोला, यह गली हमारी है, यहां का गरीब तुम्हारा गुलाम नहीं है। अमीर आदमी हंसा और उसे धक्का दिया। उसी वक्त उसने पहली बार गुस्से में जोर से घूंसा मारा। अमीर आदमी गिर पड़ा। गली में खड़े लोग दंग रह गए। उस दिन से उसकी पहचान और पुख्ता हो गई। लोग उसे डरने लगे और कुछ तो उसे अपना रक्षक मानने लगे। गली कूचों की जिंदगी ने उसे सिखा दिया कि इंसाफ मांग कर नहीं मिलता, छीन कर लेना पड़ता है। अब उसके साथ छोटे छोटे लड़कों का एक झुंड भी हो गया। वे सब मिलकर चोरी करते, झगड़े में कूदते और गली में अपनी दहशत बनाए रखते। लेकिन उसके भीतर का दर्द अब भी जिंदा था। कई बार रात को अकेले बैठकर सोचता, क्या सचमुच मैं बुरा हूं या फिर ये हालात मुझे बुरा बना रहे हैं। पर अगली सुबह फिर वही गली की धूल, वही भूख और वही लड़ाई उसका जवाब बन जाती। अब उसके कदम धीरे धीरे उस राह पर बढ़ चुके थे जहां से वापसी मुश्किल थी। गली कूचों की जिंदगी ने उसके दिल को और सख्त कर दिया। अब वह किसी का डर नहीं मानता था। उसका बचपन भूख ने छीना था और जवानी गली कूचों ने। यही उसकी असली पाठशाला थी और यही से शुरू हुआ उसका वो सफर जो आगे चलकर पूरे समाज के लिए एक डर और सवाल बन गया। क्या सच में गुंडा पैदा होता है या समाज उसे बनाता है? गांव के लोग हमेशा से ही अपने नियम और रीति रिवाजों में फंसे हुए थे।
सब कुछ वही चलता था जो पुराने जमाने से चला आ रहा था। ऐसे माहौल में गुंडा अपने नंगे बदन, बड़ी मूछें और कमर में हंसियां लिए गांव की गलियों में घूमता था तो लोग केवल डरते ही नहीं बल्कि उसका तिरस्कार भी करते। गांव वाले कहते, अरे यह तो अपराधी है, इससे दूर रहो, किसी की मदद न करना। और यही बात उसे सबसे ज्यादा दुख देती थी। असल में वह केवल सुरक्षा और सम्मान के लिए अपनी ताकत दिखाता था। वह गरीबों की मदद करना चाहता था, पर लोग उसे केवल अपराधी की नजर से देखते। गुंडा जब गलियों में चलता, लोग अपने बच्चों को पकड़कर भीतर ले जाते। औरतें घूंघट खींचकर दरवाजों के पीछे छुप जातीं। बुजुर्ग लोग उसकी तरफ देखकर सिर हिला देते, अरे यह लड़का ठीक नहीं है, इससे दूर रहो। पर गुंडा समझता था कि यह केवल सामाजिक डर और पूर्वाग्रह है। वह कई बार गांव वालों की मदद करता। किसी का बैल बोर होने लगता, कोई फसल में फंस जाता या किसी महिला को परेशानी होती, गुंडा हमेशा वहां पहुंचता। उसका हुलिया, नंगा बदन, मूछें तनी हुई, धोती फटी और कमर में ये ना भी हंसियां टकराता। पहले लोगों को डराता था, पर बाद में वही भय और सम्मान उसके काम आता। एक दिन गांव के छोटे लड़के नदी में खेल रहे थे। पानी अचानक तेज बहाव में बदल गया। गुंडा पास से गुजर रहा था। उसने देखा कि बच्चा बहाव में फंसने वाला है। बिना किसी देरी के वह दौड़ा। अपनी लंबी लंबाई और ताकत का इस्तेमाल करते हुए बच्चा बचा लिया। लेकिन गांव वाले बाहर खड़े थे। उन्होंने केवल देखा और कुछ कहा नहीं। कुछ ने तो मुंह फेर लिया, अपराधी है, इससे मदद क्यों चाहिए। गुंडा का दिल दुखता, पर वह जानता था कि सच्चाई का सामना लोग धीरे धीरे ही करते हैं। वह केवल बच्चों की ही मदद नहीं करता था। किसी बूढ़े किसान का बैल बोर में फंस जाए या कोई मजदूर अपने खेत में अकेला काम कर रहा हो, गुंडा हमेशा मदद करता। वह अपनी मूछें तनी, नंगा बदन फूला हुआ और कमर में हंसियां टकराता हुआ गांव की गलियों में जाता। उसकी चाल में डर और ताकत दोनों झलकते, लेकिन लोग उसके पास आने की बजाय केवल कुतर्क और तिरस्कार दिखाते। कभी कभी वह अमीरों के ठेकेदारों और साहूकारों के सामने भी जाता, मदद का हाथ बढ़ाता, पर उन्हें केवल यह दिखता कि अरे यह तो अपराधी है, इससे दूर रहो। गुंडा जानता था कि समाज का यह रवैया सिर्फ डर और झूठे मान्यताओं का परिणाम है। गुंडा अक्सर सोचता, मैं यह ताकत केवल डराने के लिए नहीं रखता, मैं इसे सही काम के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूं। पर लोग केवल देखकर निर्णय लेते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते। एक बार गांव में एक बूढ़ी महिला अपने घर के छत पर फंस गई। बारिश की तेज बूंदें उसके ऊपर गिर रही थीं। गुंडा पास आया, उसकी मूछें तनी हुई और हंसियां कमर में टकराता रहा। उसने महिला को अपनी ताकत और संतुलित चाल से सुरक्षित नीचे उतारा, लेकिन गांव वाले केवल मुंह फेर कर देखते रहे। अपराधी है, इससे दूर रहो। गुंडा को यह महसूस हुआ कि समाज का तिरस्कार केवल उसके हुलिये के कारण है, न कि उसके इरादों के कारण। वह चाहता था कि लोग समझें कि असली ताकत केवल डराने में नहीं, बल्कि मदद और सुरक्षा में भी होती है। धीरे धीरे गांव के बच्चे उसे देखते और उससे डरते नहीं, बल्कि उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। वे उसकी मूंछों, नंगे बदन और हंसियां से डरते नहीं, बल्कि उसकी साहस और मदद करने की आदत देखकर उसे पसंद करने लगे।
पर बड़े लोग और बुजुर्ग अभी भी उसे केवल अपराधी मानते थे। गुंडा कई बार गांव वालों के साथ संवाद करने की कोशिश करता, कहता, देखो, मैं केवल गांव के लोगों की मदद करता हूं, डराने के लिए नहीं आता। पर लोग सुनते नहीं। उनका तिरस्कार और पूर्वाग्रह इतना गहरा था कि किसी भी अच्छाई को मानना मुश्किल था। समाज का तिरस्कार गुंडे के लिए एक चुनौती बन गया। उसने ठानी कि वह अपने काम से और अधिक सबूत देगा। वह हर गलियों में घूमता, लोगों की मदद करता, बच्चों की रक्षा करता, बूढ़ों की मदद करता और जरूरतमंदों के लिए अपने हुलिये का इस्तेमाल करता। धीरे धीरे कुछ लोग समझने लगे। उन्होंने देखा कि गुंडा केवल डराने वाला नहीं, बल्कि गांव की सुरक्षा और जरूरतमंदों का रक्षक भी है। लेकिन समाज का तिरस्कार अभी भी बना रहा। कुछ लोग अभी भी कहते, अपराधी है, इससे दूर रहो। गुंडा ने यह महसूस किया कि समाज को बदलने में समय लगता है। उसकी ताकत और साहस के बावजूद लोगों के पुराने दृष्टिकोण और डर को बदलना आसान नहीं था। फिर भी वह हार नहीं मानता। वह जानता था कि उसकी मदद और कार्य ही लोग धीरे धीरे समझेंगे। उसने अपने साथी लड़कों को भी यही सिखाया। लोगों का तिरस्कार तुम्हें कमजोर नहीं करेगा। तुम्हारा काम सही करना और सही लोगों की मदद करना है। डर और तिरस्कार समय की चीज है, सच्चाई हमेशा सामने आती है। गांव में धीरे धीरे यह बात फैल गई कि गुंडा केवल अपराधी नहीं, बल्कि सामाजिक संतुलन और जरूरतमंदों का रक्षक भी है। कुछ बुजुर्ग और अमीर लोग अभी भी तिरस्कार करते, पर बच्चों और गरीबों की नजरों में उसका सम्मान बढ़ गया। गुंडा का हुलिया, नंगा बदन, मूंछें, धोती फटी और हंसिया अब केवल डर का प्रतीक नहीं रह गया। यह साहस और मदद का प्रतीक बन गया। धीरे धीरे समाज का तिरस्कार उसकी वास्तविकता को बदलने लगा और गांव के लोग समझने लगे कि सच्ची ताकत केवल हिंसा और डर में नहीं, बल्कि मदद और न्याय में भी होती है। समाज का लगातार तिरस्कार और झूठे आरोप गुंडे के दिल में धीरे धीरे आग जला रहे थे। हर बार जब वह मदद के लिए हाथ बढ़ाता, लोग उसे अपराधी मानते, मुंह फेर लेते और गाली गलौज करते। यह सब देखकर उसका मन अब और अधिक सख्त और विद्रोही हो गया। उसने ठान लिया, अब वह केवल अपनी ताकत और चाल से ही नहीं, बल्कि समाज को उसकी ही भाषा में जवाब देगा। गुंडा अकेला नहीं था, उसके पास उसके साथी थे। रामलाल, तेज और चालाक, और कुछ और लड़के जो उसकी सोच और ताकत को समझते थे। वे जानते थे कि गुंडा केवल डर दिखाकर नहीं, बल्कि सिस्टम को चुनौती देकर गांव में बदलाव लाना चाहता है। यह विद्रोह अचानक नहीं आया। यह लंबे समय का परिणाम था, जब गांव के लोग उसके हुलिये, नंगा बदन, बड़ी मूछें, धोती फटी और कमर में हंसियां के कारण उसे केवल अपराधी मानते रहे। लेकिन गुंडा अब यह नहीं मानने वाला था। उसने ठान लिया कि समाज उसे तिरस्कार नहीं कर सकेगा, उसे डर नहीं दिखा सकेगा। उसने अपने साथी लड़कों को बुलाया। रात की सन्नाटेदार हवा में, गांव की गलियों में उसने कहा, भाई, अब बस नहीं। अब हम वही करेंगे जो समाज समझ सके। अब उन्हें हमारी ताकत और फैसला दिखाना होगा। हमें यह साबित करना है कि डर केवल दिखावे से नहीं, बल्कि हमारी सच्चाई और कार्रवाई से पैदा होता है। साथी लड़कों ने उसकी आंखों में आग और ठान लेने की ठसक देखी। रामलाल ने कहा, ठीक है भाई, अब हम साथ हैं। हमें दिखाना होगा कि जो डराते हैं उन्हें भी डर लग सकता है। गुंडा ने अपनी रणनीति तय की। यह केवल लड़ाई या मारपीट नहीं थी, यह विद्रोह समाज की नींव को हिला देने वाला था। उसने तय किया कि वह अब केवल पीछे नहीं हटेगा। हर गलती करने वाले, हर शोषक और हर ताने मारने वाले को उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। पहला कदम वह गांव की गलियों में अपने साथी लड़कों के साथ
तेज चाल से निकलने का था। उसके कदमों की ठक ठक, हंसिया की हल्की टकराहट और मूंछों की अकड़ ने पहले ही आसपास के लोगों के मन में हलचल पैदा कर दी। लोग बाहर झांकते, बच्चों को पकड़कर अंदर ले जाते। लेकिन अब गुंडा डरने वाला नहीं था। वह जानता था कि अब समाज की गलती का समय समाप्त हो चुका है। गुंडा ने देखा कि गांव के कुछ अमीर और साहूकार अब भी उसके डर को नजरअंदाज कर रहे थे। उन्होंने सोचा, यह लड़का अकेला है, उसके पीछे कोई नहीं। लेकिन गुंडा का विद्रोह अब केवल अकेले की चाल नहीं था। उसके साथी और गांव के कुछ लोग जो अब उसके कार्य और साहस को समझ चुके थे, उसके साथ थे। गांव में पहला प्रत्यक्ष विद्रोह तब हुआ जब एक साहूकार के लड़के ने गांव के गरीब मजदूरों को धमकाने की कोशिश की। गुंडा तुरंत वहां पहुंचा। उसकी मूंछें तनी हुई, नंगा बदन फूला हुआ और कमर में हंसियां टकरा रही थीं। उसका हुलिया अब केवल डराने वाला नहीं, बल्कि सिस्टम को चुनौती देने वाला प्रतीक बन चुका था। गुंडा ने अपने साथी लड़कों को इशारा किया, सिर्फ दिखाओ कि हम यहां हैं। कोई अनावश्यक हिंसा नहीं, पर जो हिम्मत करेगा उसे याद दिलाना होगा कि अब यह गांव हमारी भी है। साहूकार के लड़के पहले तो हंसे, पर जैसे ही गुंडा और उसके साथी पास आए, उनकी चाल और ठसक ने उन्हें झकझोर दिया। गुंडा और उसके साथी धीरे धीरे गांव की गलियों में ऐसे घूमे कि आज से हर कोई महसूस कर सके, अब यह लड़का और उसके साथी केवल अपराधी नहीं, बल्कि न्याय और जवाबदेही के प्रतीक हैं। विद्रोह का यह पहला कदम सिर्फ डर दिखाने का नहीं था। गुंडा ने दिखाया कि अगर कोई समाज में अन्याय करता है तो उसका जवाब उसी की भाषा में मिलेगा। गांव वालों ने देखा कि यह विद्रोह केवल हाथों और औजारों का खेल नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति और रणनीति का खेल है। गुंडा और उसके साथी अब पूरे गांव में अपनी ताकत और विद्रोह की मिसाल दे रहे थे। गांव के लोग धीरे धीरे समझने लगे कि डर और हिंसा केवल दिखावे के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई और न्याय के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। गुंडा ने अपने विद्रोह को गांव के हर कोने में फैलाया। छोटे बच्चे अब उसे देखकर डरते नहीं, बल्कि उसकी ठसक और साहस को पहचानते। बुजुर्ग और अमीर लोग अब भी हिचकिचाते, पर उनका तिरस्कार अब धीरे धीरे कम होने लगा। विद्रोह ने गुंडा को और उसके साथी लड़कों को यह समझाया कि सच्चा ताकतवर वही है जो डर और तिरस्कार के बावजूद अपने मकसद पर कायम रहे। अब गुंडा केवल डराने वाला नहीं, बल्कि गांव के भीतर न्याय और संतुलन बनाए रखने वाला बन चुका था। समाज के खिलाफ यह विद्रोह केवल हिंसा नहीं था, यह गुंडे की भरोसा, साहस और दृढ़ता का प्रतीक बन गया। गांव वालों ने पहली बार महसूस किया कि जो पहले अपराधी लगता था, वह असल में समाज की गलती और अन्याय का जवाब दे रहा है। और इसी विद्रोह के साथ गुंडा ने यह ठान लिया, अब कोई भी उसे और उसके साथी को तिरस्कार या डराने की कोशिश नहीं करेगा। यह विद्रोह उसके साहस और शक्ति का सबसे बड़ा सबूत बन गया। गांव की गलियों में जब वो चलता था तो जमीन भी जैसे कांप जाती थी। सिर पर लाल रंग का गमछा कस कर बंधा हुआ, आंखों में अंगारे से जलते हुए शोले और बड़ी बड़ी मूंछें जिन्हें वह ताव देकर सीधा खड़ा रखता था। उसका गठीला शरीर, चौड़ी छाती और फौलादी बाजू देखकर आदमी डर से सहम जाता। बदन पर कपड़ा नाममात्र का, नीचे बस एक फेटा धोती कसकर बंधा हुआ और उस फेटे की गोट में हमेशा चमकता हुआ हाशिया, लोहे का औजार अटका रहता। जब वह गांव की गलियों से गुजरता, उसकी मांसपेशियों की नसें तन कर उठ जाती और उनसे चटाचट की आवाज निकलती, मानो लोहा आपस में टकरा रहा हो।
उसी आवाज से पूरा गांव सिहर उठता। औरतें अपने बच्चों को झट से घरों में खींच लेती, बूढ़े दरवाजे की आड़ से झांककर कांप जाते और किसान खेतों में अपने हल रोककर आंखें नीची कर लेते। उसकी चाल में इतना आतंक था कि लोग कहते, देखो गुंडा आया है, बचकर रहना। पर असली बात लोग नहीं जानते थे। वो डराने के लिए पैदा नहीं हुआ था। उसने यह शक्ल और यह क्रूरता जमाने के जख्म खाकर बनाई थी। गांव में कुछ गिने चुने घर ऐसे थे जिनके मालिक धनवान थे। ऊंची हवेलियां, दरवाजे पर पहरेदार और आंगन में ढेर अनाज। मगर उन्हीं घरों की वजह से आधा गांव भूखा सोता था। खेतों के मालिक वही थे, मजदूरी वही तय करते थे और ब्याज पर पैसे भी वही देते थे। गुंडा पहले उन हवेलियों के आंगन में मजदूर की तरह खड़ा रहता था। बदन झुलसती धूप में जलता, मगर मजदूरी का हिसाब हमेशा आधा ही दिया जाता। कभी पैसे काटे जाते, कभी अपमानित करके बाहर निकाल दिया जाता। उसकी मेहनत की दाल रोटी भी उन्हीं की जेब में चली जाती। धीरे धीरे उसकी आंखों में वो धनी लोग ही सबसे बड़े दुश्मन बन गए। उसने ठान लिया, अगर जुल्म यही करते हैं तो अब इनको ही जवाब देना होगा। अब जब गुंडा चलता तो उसकी नजर सबसे पहले उन्हीं हवेलियों पर पड़ती। वो अंधेरे में दबे पांव पहुंचता और हवेली की दीवार पर मुक्का मारता, इतना कि ईंटें हिल जाती। लोग डर से कांप उठते और दरवाजे की ओट से चीखें निकलने लगती। एक बार उसने देखा, हवेली के मालिक ने गरीब किसान की बेटी को अपमानित किया। गुंडा आग बबूला हो गया। उसी वक्त फेटे से हाशिया निकाला और जोर से जमीन पर दे मारा। आवाज गूंजी तो पूरा आंगन सन्न हो गया। उसकी आंखों में ऐसा खून उतर आया था कि हवेली के मालिक भी थर थर कांपने लगे। गांव के लोग कहते, गुंडा अमीरों की हवेलियों पर कहर बनकर टूटता है। वो न खाने देता, न चैन से सोने देता। रातों को हवेलियों के बाहर घूमता और दरवाजे पीटता। उसका आतंक इतना बढ़ा कि जिन अमीरों के नाम से पहले गांव डरता था, अब वही अमीर उसके नाम से सिहर उठते। पर बाहर जितनी क्रूरता थी, अंदर उतना ही दर्द। गांव की गलियों से लौटकर जब वह अकेले अपने टूटे फूटे झोपड़े में जाता, तो वहां न कोई परिवार था, न कोई दोस्त। कोने में पड़ी फटी हुई खाट और एक पुराना लोटा ही उसकी दुनिया थी। दिन भर गांव में आतंक मचाने वाला वो आदमी रात को रोटी का टुकड़ा ढूंढता फिरता। कभी कभी 2-2 दिन तक खाना नसीब नहीं होता। भूख से पेट में मरोड़ उठते और आंखें लाल हो जाती। उसका मन कहता, जिनके घर अनाज से भरे पड़े हैं वही लोग हमें भूखा रखते हैं। अगर मैं उनसे छीन लूं तो क्या गलत है? और सच यही था। वो भूखा आदमी अपने हिस्से का हक मांगता था, मगर समाज ने उसे सिर्फ गुंडा का नाम दे दिया। गांव वालों की नजर में वो एक क्रूर दानव था, मगर असल में वो भी इंसान था। जब रात के सन्नाटे में कोई रोता हुआ बच्चा सुनाई देता, तो वो चुपके से झोपड़ी के कोने से रोटी का टुकड़ा फेंक आता। मगर किसी ने उस चेहरे को कभी इंसान की तरह देखा ही नहीं। दिन में उसका हुलिया आतंक का था। सिर पर बंधा गमछा, तनी हुई मूंछें, हाशिया चमकाता गठीला शरीर। रात को वही शरीर भूख और थकान से टूट जाता। आंखों में आंसू आ जाते, मगर वो आंसू किसी ने कभी नहीं देखे। अमीर और शोषक वर्ग ने उसे जितना दबाया, उतना ही उसका गुस्सा बढ़ता गया। उसकी नसों की चटाचट आवाज अब गांव वालों के लिए डर थी, मगर असल में वो आवाज उसके भीतर की भूख और टूटन से निकल रही थी। वो खतरनाक इसलिए बना क्योंकि समाज ने उसे इंसान मानना छोड़ दिया।
अगर वही लोग उसे खाना और सम्मान देते तो वही आदमी गांव का रखवाला बन सकता था। मगर अब देर हो चुकी थी। अमीरों के लिए वह खून का प्यासा भूत था और गरीबों के लिए बदले की आग। गांव की गलियों में उसकी आवाज, उसकी चाल और उसके कदमों की चटाचट गूंज अब भी लोगों के दिलों में दहशत भर देती थी। सिर पर बंधा हुआ गमछा, बड़ी बड़ी तनी मूछें और गठीला बदन, कमर में बंधा फेटा और उसमें अटका हुआ हाशिया, ये सब देखकर लोग कह देते गुंडा आ रहा है। लेकिन कवि की आंखें उस भीड़ जैसी नहीं थीं। कवि ने उस आदमी के चेहरे में सिर्फ क्रूरता नहीं बल्कि भीतर छिपी पीड़ा भी देखी थी। कवि जानता था कि यह आदमी पैदा से गुंडा नहीं था। यह समाज के जुल्म, अमीरी गरीबी की खाई और अपमान के कांटों से बना हुआ गुंडा था। क्या सचमुच दोष इस आदमी का है या उस व्यवस्था का जिसने उसे भूखा रखा, उसे बार बार अपमानित किया और अंत में समाज से बाहर फेंक दिया? जब एक बच्चा भूखा सोता है, जब मजदूरी काट ली जाती है, जब अमीर का हुक्म चलता है और गरीब की आवाज दबा दी जाती है, तो क्या ऐसे हालात से इंसान पत्थर नहीं बन जाता? गुंडे की आंखों में जो खून उतर आया था वो उसकी फितरत नहीं थी, वो तो समाज का दिया हुआ जहर था। उसकी नसों से चटाचट की आवाज इसीलिए निकलती थी क्योंकि वो भूख और गुस्से से जलता शरीर था, सर्वोदय था। कवि कहता है, असली अपराधी वो नहीं था, असली अपराधी वो व्यवस्था थी जिसने उसके पेट की आग को कभी बुझने नहीं दिया। गांव के लोग उसे चाहे कितना भी गुंडा कहते हों, मगर एक रात ऐसी आई जिसने सबको हिला कर रख दिया। हवेली के मालिक ने लालच और जुल्म की हद कर दी थी। गांव के एक गरीब किसान का परिवार, उसकी पत्नी और 2 छोटे बच्चे कर्ज न चुकाने के कारण हवेली में बांध लिए गए। उनकी चीखें सुनकर पूरा गांव सहमा बैठा रहा। कोई भी अमीर के खिलाफ बोलने की हिम्मत न कर पाया। उसी वक्त गुंडा आया। आंखों में फिर वही आग, सिर पर गमछा कसकर बंधा, हाशिया कमर से निकालकर हाथ में थाम लिया। उसकी चाल सुनकर ही हवेली के दरवाजे कांप उठे। वो सीधा अंदर घुसा और किसान के परिवार को देखा। बच्चे रो रहे थे, औरत बंधी हुई थी। गुंडे के चेहरे पर पहली बार गुस्से के साथ साथ दर्द भी साफ दिख रहा था। उसने हाशिया उठाया और हवेली की जंजीरें तोड़ डाली। बच्चों को अपनी बाहों में उठाया और औरत को बाहर निकाला। पूरा गांव देख रहा था। जिसे वो गुंडा कहते थे, वही आज एक परिवार की जान बचाने खड़ा था। मगर हवेली का मालिक और उसके गुंडे भी तैयार बैठे थे। उन्होंने चारों तरफ से घेर लिया। लाठी, तलवार और बंदूकें उसके सामने थीं। लड़ाई शुरू हुई। गुंडे की बाहों से आग निकल रही थी। हर चोट पर उसकी नसें और तेज चटकी। वो अकेला था मगर 4-4 को पटक देता। गांव वालों के लिए यह किसी तूफान से कम नहीं था। लेकिन आखिरकार गोलियों और वारों के बीच उसका शरीर थक गया। आखिरी सांस तक वो किसान के परिवार को ढाल बनाकर खड़ा रहा। जब उसने देखा कि बच्चे सुरक्षित निकल चुके हैं, तभी उसका शरीर जमीन पर गिर पड़ा। उसके होठों से आखिरी बार सिर्फ इतना निकला, अब कहो मैं गुंडा हूं या इंसान। उस रात गांव की हवा बदल गई। लोग खामोश खड़े रहे। हवेली के सामने मिट्टी पर उसका खून फैला हुआ था। जिस आदमी को कल तक सब गुंडा कहकर डरते थे, आज वही अपनी जान देकर निर्दोषों को बचा गया था। सोचो, क्या वो जन्म से अपराधी था या हमने ही उसे मजबूर किया था? अगर समाज ने उसे अपनाया होता, उसे रोटी और सम्मान दिया होता, तो क्या वो सचमुच गुंडा बनता? गांव के लोग सन्न थे।
उनके पास कोई जवाब नहीं था। अब सवाल यह था कि असली दोषी कौन है? वो आदमी जो भूख से लड़ते लड़ते हिंसक बन गया, या वो अमीर और शोषक व्यवस्था जिसने सैकड़ों औरों की तरह उसे भी दुत्कार दिया? उसकी लाश मिट्टी पर पड़ी रही, मगर उसकी मौत एक आईना बनकर पूरे समाज के सामने खड़ा हो गई। आज हर कोई सोच रहा था, कल फिर अगर किसी और का पेट भूखा रह गया तो क्या वो भी गुंडा बन जाएगा? बाहर से वह क्रूर दिखा, मगर भीतर से वो इंसान था। उसने अंतिम सांस में भी साबित कर दिया कि उसका दिल अब भी इंसानियत के लिए धड़कता था। उसकी मौत ने गांव और समाज दोनों से यह सवाल पूछ लिया, गुंडा पैदा होता है या बनाया जाता है?